साल 1923 में हरमन ओबत नामक एक जर्मन फिजिसिस्ट ने अपने किताब में एक सुपर वेपन की थ्योरी दी, जिसे पढ़कर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई थी। इस सुपर वेपन का नाम था हीलियो बीम, या फिर इंग्लिश में बोलें तो सन गन। द सन गन अर्थ के आसपास घूमने वाली एक सैटेलाइट होती जो सन के पावर को कॉन्सेंट्रेट करके सीधा स्पेस से डेडली बीम अर्थ पे मौजूद टारगेट्स पे गिराती। एंड उनका ऐसा मानना था कि इस बीम में सिटीज को जलाने और समुद्र को उबालने जितनी पावर्स थी। ये वेपन सुनने में भले ही स्टार वॉर्स की डेथ स्टार की तरह साउंड करता है, बट एक समय पे जर्मनी ने इसे बनाने के बारे में सोचा था, बिकॉज वो समय था वर्ल्ड वॉर 2। ह्यूमन हिस्ट्री का एक ऐसा पीरियड जहां पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ने में लगी हुई थी, और जर्मनी पूरी दुनिया से। 1939 से 1945 तक चलने वाली इस वॉर में सभी कंट्रीज एक दूसरे से बेटर वेपन्स, बेटर मिलिट्री स्ट्रेंथ और बेटर टेक्नोलॉजी को हासिल करने की रेस में डेस्परेटली लगे हुए थे। इसी डेस्परेशन की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हमें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वेपन्स और वैकी इन्वेंशंस देखने को मिलते हैं, और आज की इस वीडियो में उन्हीं में से 5 वेपन्स, वेपन कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे। एंड यू नो व्हाट, लेट मी जस्ट चेंज माय अपीयरेंस फॉर दिस स्पेशल वीडियो। इंटरेस्टिंग नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। What the fuck? सात दिसंबर 1941 सुबह के करीब 8 बजे जापान ने हवाई में स्थित अमेरिका की नेवल बेस पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक किया। यह अटैक करीब 1 घंटे 15 मिनट तक चला, जिसमें 1178 लोग घायल हुए और 2403 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसमें 68 इनोसेंट सिविलियंस थे। इस अटैक की खबर अमेरिका में बहुत तेजी से फैल गई, और जब लाइट एस एडम्स नामक एक पेट्रियोटिक डेंटल सर्जन को इसके बारे में पता चला, तब जापान से बदला लेने के लिए उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी सोची, और इस स्ट्रैटेजी को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर में लिखकर भेज दिया। इस लेटर में उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए बताया कि इस बॉम्ब में करीब 1000 कंपार्टमेंट्स होंगे, और इन सभी कंपार्टमेंट्स में एक चमगादड़ को रखा जाएगा, और इन चमगादड़ों पे एक छोटी सी टाइम बॉम्ब अटैच्ड होगी। उसके बाद इन बॉम्ब्स को सुबह सूरज निकलने से पहले टोक्यो या किसी उसी तरह की जापानी सिटी में ड्रॉप किया जाएगा। ये बॉम्ब्स गिरते वक्त मिड एयर में पैराशूट डिप्लॉय करके अपने कंपार्टमेंट्स को खोल देंगे, जिसके अंदर से हजारों बैट्स निकलकर पूरी सिटी में फैल जाएंगे। सिंस बैट्स को अंधेरे में रहना पसंद है, वो उड़कर जापानीज घरों की एटिक्स वगैरह में जाकर छुप जाएंगे। एंड देन इवेंचुअली जब टाइम बॉम्ब फटेगा, तब एक साथ बहुत सारे घरों में आग लग जाएगी, बिकॉज उस टाइम पे मोस्टली जापानीज घर वुड और पेपर से बने होते थे। नाउ ये प्लान भले ही किसी सी ग्रेड स्पाई मूवी के विलन के प्लान के जैसे साउंड कर रहा है, बट जब प्रेसिडेंट ने इस लेटर को पढ़ा तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ग्रीन लाइट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली ये वेपन कभी वॉर में यूज़ नहीं की गई, एंड इसके रीजंस काफ़ी क्लियर हैं, बट एक स्पेसिफिक इंसिडेंट इसका बहुत बड़ा रीज़न है, विच इज़ द इंसिडेंट ऑफ 15 मई 1943, जब टेस्टिंग के दौरान एक आर्म्ड बैट एक्सीडेंटली उड़कर किसी फ्यूल टैंक के नीचे चली गई, जिसकी वजह से जब धमाका हुआ तो पूरे बेस में आग लग गई। जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को अगस्त में नेवी को सौंप दिया गया, जिन्होंने फेक जापानीज विलेजेस बनाकर इसकी टेस्टिंग भी की, एंड टू एवरीवन सरप्राइज ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी थी। एंड 1944 में और भी टेस्टिंग्स होने वाले थे, बट इसे कैंसिल कर दिया गया, बिकॉज उन्होंने एस्टिमेट किया कि ये बॉम्ब 1945 तक फुल्ली रेडी नहीं हो पाएगी। प्लस इन 3 सालों में इसमें $2 मिलियन ऑलरेडी खर्च हो चुके थे। अमेरिका इस प्रोजेक्ट में और खर्च नहीं करना चाहती थी, बिकॉज ऑब्वियसली इंस्टेड ऑफ यूजिंग बैट बॉम्ब्स उन्होंने मच मोर बोरिंग चॉइस एटम बॉम्ब को चूज किया जापान से बदला लेने के लिए।
become death, the destroyer of worlds. डिसेप्शन ये एक ऐसा टूल है जो थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री हर एक वॉर में एनिमीज को इंटिमिडेट और कंफ्यूज करने के लिए यूज किया गया है एंड वर्ल्ड वॉर 2 भी इसी लिस्ट में आती है। वैसे तो सभी कंट्रीज ने किसी न किसी तरह से डिसेप्शन को अपने फायदे के लिए यूज किया था, बट एक कंट्री ऐसी थी जो डिसेप्शन को नेक्स्ट लेवल पे लेके गई थी एंड दैट कंट्री वाज अमेरिका। 1944 बहुत सारे चेन ऑफ गलत डिसीजंस की वजह से नाजी आर्मी अब कमजोर हो चुकी थी एंड अब टाइम था उन्हें फ्रांस से भगाकर उनका चैप्टर फुल्ली क्लोज करने का। अमेरिका ने 1944 में स्पेसिफिक टास्क के लिए एक अलग सुपर सीक्रेट यूनिट तैयार की जिसमें 1100 अमेरिकन आर्टिस्ट, एक्टर्स, साउंड इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और रेडियो प्रोफेशनल शामिल थे, जिन्होंने डिफरेंट डिसेप्शन टेक्निक्स को यूज करके नाजी आर्मी को बनाया और फ्रांस से भगाने में बहुत मेजर रोल प्ले किया था। इस टॉप सीक्रेट अमेरिकन यूनिट को अनऑफिशियली घोस्ट आर्मी भी कहा जाता है। द घोस्ट आर्मी ने मेनली 3 तरीकों से नाजी आर्मी को बनाया था: विजुअल डिसेप्शन, सोनिक डिसेप्शन और रेडियो डिसेप्शन। रेडियो डिसेप्शन थोड़ा बोरिंग है, लाइक इट्स बेसिकली जर्मन्स को मॉर्स कोड भेज के उन्हें मिस इन्फॉर्मेशन देना। सो इसके बारे में ज़्यादा ना ही बात करें तो बेहतर रहेगा। विजुअल डिसेप्शन, नाउ दिस इज समथिंग सो फकिंग स्मार्ट एंड स्टूपिड एट द सेम टाइम कि सामने वाला सोच भी नहीं सकता है कि ये भी कर सकते हैं। इसमें कुछ स्किल्ड आर्टिस्ट की टीम थी जो बलून वाली टैंक्स, जीप्स, ट्रक्स, एयरप्लेन्स, फेक आर्टिलरी वेपन्स एंड इसी तरह की और भी बहुत सी चीजों को फुलाकर और परफेक्टली पेंट करके बैटलफील्ड में रख देते थे, जिसके चलते जब जर्मनी की स्काउटिंग एयरप्लेन्स ऊपर से गुजरती थी तब उन्हें लगता था कि बहुत बड़ी आर्मी इस डायरेक्शन से अटैक करने वाली है। नाउ टैंक्स जब भी चलते हैं तब वो अपने पीछे बहुत नोटिसेबल ट्रेल छोड़ते हुए जाते हैं। सो इस डिसेप्शन को पूरी तरह से सेल करने के लिए वो लोग फेक ट्रेल्स भी बनाते थे, जिससे जर्मनी पूरी तरह से श्योर हो जाए कि ये रियल टैंक्स है। और अगर फिर भी नाजी आर्मी को हल्का फुल्का डाउट रहा तो इस डाउट को पूरी तरह से खत्म करने का काम करती थी सोनिक डिसेप्शन, जिसमें टैलेंटेड साउंड इंजीनियर्स डिफरेंट टाइप की बैटल साउंड इफेक्ट्स जैसे कि टैंक की आवाज, बहुत सारे सोल्जर्स की आवाज, आर्टिलरी शॉट्स वगैरह की आवाज, गन शॉट्स की आवाज एंड और भी इसी तरह की बहुत सारी अलग साउंड इफेक्ट्स को स्पीकर्स के थ्रू चला देते थे, जिसके चलते जो ग्राउंड ट्रूप्स है वो भी इस इल्यूजन में विश्वास करने लगे और उन्हें जो रेडियो से मिस इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो तो अलग ही है। इसके अलावा भी घोस्ट आर्मी के कुछ मेंबर्स लोकल रेस्टोरेंट्स एंड पब वगैरह में जाकर इंटेंशनली मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते थे ताकि जो नाजी स्पाइज है वो भी नाजी आर्मी को जाके गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। घोस्ट आर्मी ने अपने डिसेप्शन में इतनी मास्टरी कर ली थी कि एक बार उन्होंने 7 दिन तक नाजी आर्मी को रोक के रख दिया था, सिर्फ बलून वाले टैंक्स और साउंड इफेक्ट्स की मदद से, जो सोचने जाओ तो सबसे ज्यादा रिस्क वाला काम है। बिकॉज बाई चांस अगर नाजी आर्मी फक इट बोल के अटैक कर देती तो इनके पास बचने के लिए कुछ था भी नहीं सिवाय बलून वाले टैंक्स और फेक आर्टिलरी वेपन्स के। बट स्टिल इट्स वेरी इंप्रेसिव कि इस 1100 की यूनिट में सिर्फ 3 सोल्जर्स ही मारे गए थे। हाँ, जिससे मैंने इस वीडियो की स्टार्ट की थी एंड स्टार्टिंग में टेंशन ग्रैब करने के लिए मैंने इसे थोड़ा सेंसेशनलाइज भी कर दिया था एंड टू बी ऑनेस्ट थोड़ा झूठ भी बोला था जैसे कि जिस जर्मन फिजिसिस्ट ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने ओरिजिनली इसे पीस और ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया था। लाइक उनका ऐसा मानना था कि इससे वेदर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। खैर, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था, नाजी आर्मी इस वेपन को लोगों को भस्म करने के लिए ही यूज करती। मैंने इसे लार्जर देन लाइफ दिखाने के लिए थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया था, बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। ये बेसिकली एक सैटेलाइट होती जिसमें एक बड़ा सा कॉन्केव मिरर अटैच रहता एंड उस कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली सनरेज को जो भी टारगेट से उनकी तरफ डायरेक्ट करके उन्हें जला दिया जाता। बिकॉज जब लाइट कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तब ये सभी रिफ्लेक्ट होने वाली रेज एक पॉइंट पे आकर मिलते हैं, जिसकी वजह से वो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाती है। नाउ ऑब्वियसली ये वेपन कभी बन नहीं पाई बिकॉज इट वॉज जस्ट टू एम्बिशियस ऑफ इट्स टाइम। क्योंकि तुम खुद ही सोचो ना, कहाँ उस टाइम पे ये लोग कुछ चीज़ स्पेस में भेज के उसे अर्थ से कंट्रोल करने पाते हैं। बट हाँ,
कॉन्सेप्ट वाइज ये बहुत कूल और टेरिफाइंग है। नाउ अगर तुम मेरी तरह वर्ल्ड वॉर 2 नर्ड हो तो आई एम प्रिटी श्योर तुमने कामिकाजे के बारे में जरूर सुना होगा। एमिनेम की बेस्ट एल्बम होने के साथ साथ कामिकाजे वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड डेंजरस अटैक मेथड थी, जहां पायलट्स जितना हो सके उतना बम अपने प्लेन में भर के सीधा बैटल शिप्स पे क्रैश कर देते थे। नाउ ये तुम्हें सुनने में अजीब लग सकता है, बट ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेथड था। देयरफॉर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने सोचा, व्हाट इफ ह्यूमन पायलट्स को कबूतर से एक्सचेंज कर दें। प्रोजेक्ट पिजन was an attempt by psychologist B.F. Skinner to make pigeon control guided bombs. Now funny part ये नहीं कि ये डॉक्टर हाइंस डूफेंस्मर्ट्स की आइडिया की तरह लगता है। नहीं, फनी पार्ट ये है that it fucking worked जो इसे वर्ल्ड की वन ऑफ द फर्स्ट गाइडेड मिसाइल बना देती है। So you take a कबूतर, let's just name it बंगर। बंगर को पकड़ के एक चेंबर में रख दिया जाता है जहां उसके सामने एक ब्लैक डॉट है। नाउ बंगर क्यूरियस होकर उस ब्लैक डॉट पे चोंच मारता है एंड सरप्राइज सरप्राइज इस एक्शन की वजह से उसे खाने के लिए कुछ दाने दिए जाते हैं। ये देखकर बंगर दोबारा उस स्क्रीन पे चोंच मारता है, लेकिन इस बार उसकी चोंच ब्लैक डॉट पे नहीं लग पाती है तो उसे दाना भी नहीं मिलता है। नाउ बंगर कंफ्यूज्ड है कि उसे दाना क्यों नहीं दिया गया, सो फिर से चोंच मारता है और इस बार उसकी चोंच दोबारा ब्लैक डॉट पे लगती है एंड उसे दाना भी मिल जाता है। सो बंगर समझ जाता है कि जब भी वो ब्लैक डॉट पे चोंच मारेगा तो उसे दाना दिया जाएगा, बट ग्रेजुअली दाना मिलने की फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है। जहाँ पहले 1 या 2 बार ही मारने पे दाना मिल रहा था, अब वही बढ़कर 10 बार हो गई है। फिर वही 10 से बढ़कर 20, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 150, 150 से 200 और इसी तरह से बढ़ते जाती है, जिसके चलते कुछ हफ्तों में बंगर उस ब्लैक डॉट को ट्रैक करते हुए उस पर लगातार चोंच मारना सीख जाता है, इस उम्मीद में कि उसे खाना मिलेगा। नाउ बंगर अपने मिशन के लिए फुली ट्रेंड हो चुका है, जिसका उसे कोई आइडिया नहीं है। इसके बाद बंगर को बांधकर एक स्पेशलाइज्ड मिसाइल के कॉकपिट में रख दिया जाता है जो फ्रंट से ट्रांसपेरेंट है। देन इस मिसाइल को प्लेन में लोड करके एक शिप की तरफ फायर किया जाता है। अब मिसाइल के फ्रंट में बैठे बंगर को वो शिप एक ब्लैक डॉट की तरह दिखती है एंड उसने इन बीते हफ्तों में क्या सीखा है कि ब्लैक डॉट पे चोंच मारने से खाना मिलेगा। सो वो टक 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 लगातार उस शिप पे चोंच मारना चालू कर देता है, इस उम्मीद में कि उसे खाना दिया जाएगा। जब भी मिसाइल अपने टारगेट से भटकती है तब तब बंगर उस टारगेट पे टक 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 चोंच मार के उसे सेंटर में ले आता है, बिकॉज ऑफ द फनी कॉन्ट्रैप्शन जो उसके सर पे लगा हुआ है। बंगर दाना मिलने की उम्मीद में उस बड़े होते ब्लैक डॉट पे टक 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 चोंच मारता रहता है, बट वो ब्लैक डॉट बस बड़े होते जाती है एंड इवेंचुअली ये ब्लैक डॉट पूरे स्क्रीन को कवर कर चुकी है। देन मिसाइल जाकर शिप से टकराती है, जिसके चलते शिप, मिसाइल और मिसाइल के अंदर बैठा बंगर तीनों फट जाते हैं। नाउ इतना एक्यूरेट होने के बाद भी इसे वॉर में यूज नहीं किया गया था, बिकॉज जब तक ये बनकर कंप्लीट हुई तब तक वॉर अपने लास्ट डेज में थी, सो इसे यूज करने का कोई फायदा नहीं था। So, thank you so much for staying till the end. I am so fucking tired right now. Like मैं अभी इतना थक चुका हूँ कि मेरे अंदर आउटरो रिकॉर्ड करने की भी शक्ति नहीं है। That's why I'm just glazing at the sky. I don't know ये कितनी लंबी वीडियो बनेगी, बट ये और भी लंबी हो सकती थी, बिकॉज अभी भी मेरे पास 6 और ऐसे वेपन्स जिन्हें मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया ही नहीं है। एंड इसका मेन रीज़न यही है कि यस, ओरिजिनली मेरा प्लान था कि इन सभी को एक ही वीडियो में कंबाइन करके 1 या 2 घंटे की वीडियो बनाकर यूट्यूब में फेंक दूँ, बट फिर मुझे याद आया कि मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं हर महीने एटलीस्ट 2 वीडियो तो पोस्ट करूँगा। एंड 1 या 2 घंटे की वीडियो बनाना मेरे अकेले के लिए 15 से 20 दिन में पॉसिबल नहीं है, अनटिल अनलेस मैं 10-15 लोगों की टीम हायर कर लूँ। मेरा मन तो नहीं था कि मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँ, बट क्या कर सकते हैं, कभी कभी औकात के हिसाब से काम करना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, एंड मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लिया है तो तुम मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। आइडिया भी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। आई थिंक luzonaro_01 है जहाँ तक मुझे याद है, फिर luzonaro01 पता नहीं क्या है। मैं वहाँ भी कुछ डिफरेंट टाइप के रील्स वगैरह डालने की सोच रहा हूँ, सो फॉलो कर लेना। एंड लास्टली अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही लो। एंड या दैट्स अबाउट इट, बाय।